हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 48 है। 47 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए, डेली मैं बताता हूँ और डेली लोग हमें मेल या मैसेज करते रहते हैं कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा। तो आपको ये बता दूँ कि टेस्ट नंबर 1 से आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 की टेस्ट सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पे टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 48 तक मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो लोग जो है कि टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें और 48 तक देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का रिविजन हो जाएगा आपका अगर 1 नंबर टेस्ट से देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से, यानी कि आज के डेट में रूस से। देखिए, संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? तो ये हुआ था 1976 में। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ कि संविधान के जो भाग 4 है उसमें क जोड़ करके व अनुच्छेद 51 में क जोड़ करके जो है कि मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। उस टाइम पे 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, लेकिन आज के डेट में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 है। ठीक है, देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य कब ऐड हुआ? तो वो 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तब जो जा करके जो है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो आज की डेट में 11 टोटल है मौलिक कर्तव्य। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर उस राज्य का शासन अपने हाथों में ले सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार, अनुच्छेद 356 के अनुसार, अनुच्छेद 358 के अनुसार, अनुच्छेद 363 के अनुसार। क्या कहा जा रहा है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार ये व्यवस्था किया गया है कि अगर राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि उस राज्य का जो शासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति क्या करते हैं? आपातकाल की घोषणा कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लग गया है। ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद में उसका वो वर्णन किया गया है? तो वो है अनुच्छेद आपका 356। बी ऑप्शन आपका सही है। इसके अकॉर्डिंग जो है कि राष्ट्रपति शासन जो है कि किसी राज्य में लगता है। 352 के अनुसार क्या कहा गया है संविधान में? तो 352 में जो है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है राष्ट्रपति के द्वारा ये। ठीक है, और 358 क्या कहता है? तो 358 के तहत जो कि आपातकाल के दौरान जो हमारा अनुच्छेद 19 है उसके जो है कि अबंधों को निलंबन के बारे में बात करता है, उसके उपबंधों के निलंबन के बारे में वो बात करता है। अनुच्छेद 363 क्या कहता है कि कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न जो विवाद होते हैं वो जो है कि न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है उसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक, जिला परिषद, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत, इनमें से कोई नहीं। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र के बारे में बात किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो ये जो पंचायती राज सिस्टम है उसके तहत जो है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। मतलब इसको और अच्छा बनाने के लिए
जो पंचायती राज सिस्टम है उसको और अच्छा बनाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। कब? 1956 में। इसने जो है कि अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? तो 1957 में जो है कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और इसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इसने जो बलवंत राय मेहता समिति थी ये जो है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया कि ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायत होना चाहिए, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होना चाहिए और जिला स्तर पर जो है कि जिला परिषद होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? न्यायिक पहल द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, संसदीय एक्ट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जनहित याचिका की शुरुआत जो कि किसके द्वारा की गई? तो ये किया गया न्यायिक पहल के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही है। निर्वाचन आयोग को आयुक्तों को पद से हटाने के प्रावधान से संबंधित सही कथन बताइए। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए वैधानिक रूप से निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता। तीसरा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उसी प्रकार है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देखिए, पूछा जा रहा है कि जो निर्वाचन आयोग के आयुक्तों होते हैं उनके पद से हटाने के प्रावधान से संबंधित सही कथन बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे अनुच्छेद ये संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो 324 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। किसका? तो जो निर्वाचन आयोग है। ठीक है, उसमें जो है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य जो है कि निर्वाचन आयुक्त होते हैं। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का क्या कार्यकाल जो है कि कितना होता है? 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है। मतलब कि इन दोनों में पहले जो भी हो जाए, ठीक है, तो वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। ये चीज़ें हैं। और इसमें जो है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए वैधानिक रूप से निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता है। बिल्कुल सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार है जैसे कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश को हटाने जाता है। तो ये सब सही है, तो इसका मतलब हो जाएगा डी ऑप्शन की उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। पहली बार अलग रेल बजट कब पेश हुआ? 1922 में, 1923 में, 1924 में, 1927 में। देखिए, पहली बार जो रेल बजट है वो कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया कब? तो ये अंग्रेज़ों के टाइम में पेश किया गया था 1924 ईस्वी में। ठीक है, देखिए, ये रेल बजट जो होता था ना वो संसद में प्रस्तुत किया जाता था मुख्य बजट के कुछ दिन पहले। ठीक है, लेकिन 21 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने निर्णय लिया कि रेल बजट और आम बजट दोनों जो है कि सम्मिलित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 1 फरवरी 2017 को जो है कि आम बजट और रेल बजट जो है कि दोनों संयुक्त रूप से ये पेश किया गया था। ठीक है, गांधीवाद योजना का प्रतिपादक किसे माना जाता है? श्रीमन नारायण, जयप्रकाश नारायण, पीसी महालनोबिस, विश्वेश्वरैया। गांधीवादी योजना का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है श्रीमन नारायण को। ए ऑप्शन आपका सही है। जनगणना 2011 में भारत में महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? जयंत कुमार बाठिया, शैलेश चंद्र, डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर आर रमेश। देखिए, जो जनगणना 2011 में हुआ था उस टाइम भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें जनगणना की तो जनगणना जो है कि भारत में इसकी शुरुआत जो है कि 1872 में किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना की गई थी। उसके बाद से 1881 ईस्वी में पहली संपूर्ण जनगणना कराई गई और उसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होती आ रही है। ठीक है, लेकिन 1949 में क्या हुआ?
कि 1949 के बाद से ये जो जनगणना है वो जो है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयोग के द्वारा कराई जाने लगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 2001-2021 के दौरान उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता में कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई है? 20.1%, 11.4%, 15.6%, 14.5%। बात की जा रही है 2001 से 2011 के दौरान जो कि उत्तर प्रदेश है उसकी औसत साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वृद्धि हुई है आपका 11.26, मतलब कि 11.4% की। ठीक है, देखिए 2011 के अकॉर्डिंग साक्षरता दर यूपी में कितनी है? तो 67.72 है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 77.3% है। ठीक है, समझ गए। और महिला की साक्षरता कितनी है? तो 57.2% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। बीते दशक में इस बार जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर में कितने फीसदी की बढ़ोतरी हुई है? 5.5%, 6.80%, 9.20%, 11.20%। देखिए पूछा जा रहा है कि बीते दशक से इस बार जो जनगणना 2011 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है कि भारत की साक्षरता दर में कितने फीसदी की बढ़ोतरी हुई है? तो ये हुई है 9.20% की। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि भारत की साक्षरता दर 2011 के अकॉर्डिंग कितना है? ठीक है, 1846 ईस्वी में उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ? आगरा से, मथुरा से, वाराणसी से, लखनऊ से। 1846 ईस्वी में उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था आगरा से। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास के लिए स्थापित हिंदुस्तान अकादमी इलाहाबाद में स्थित है। दूसरा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना में करवाया। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, भारतीय भाषाओं की रक्षा एवं विकास के लिए स्थापित हिंदुस्तान अकादमी, इसका कहाँ पे मुख्यालय है? तो इलाहाबाद में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। ठीक है, और बेगम समरूग ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना में कराया, ये भी आपका सही है और ये भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों सही है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो कि सोनभद्र में स्थित है का सहयोगकर्ता देश कौन सा है? रूस, यूएसए, कनाडा, फ्रांस। ओबरा ताप विद्युत केंद्र, जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1967 से लेकर के 1971 के बीच हुआ था। किसके द्वारा ये, मतलब किसके सहयोग से? तो ये जो है कि पूर्व में सोवियत संघ जो था आज की डेट में क्या है? रूस है, इसकी सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। कुफरी किस फसल की किस्म है? आलू, सलजम, संतरा, केला। कुफरी किस फसल की किस्म है ये? तो ये जो है कि आलू की किस्म है। देखिए, आलू की बहुत सारी किस्में हैं। कुफरी पुष्कर है, कुफरी गरिमा है, कुफरी गौरव है, कुफरी मोहन, कुफरी गंगा, ये सब जो है कि आलू की किस्म है। सुपर स्टार किसकी प्रजाति है? हल्दी की, आम की, गुलाब की, आलू की। सुपर स्टार ये किसकी प्रजाति है? तो ये प्रजाति है गुलाब की। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? लोबिया, प्याज, मेथी, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो ये मेथी में पाया जाता है। सस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है? आर्थिक सोच विचार, सामाजिक सोच विचार, राजनीतिक सोच विचार, भौगोलिक सोच विचार। देखिए, सस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो वो है आपका भौगोलिक सोच विचार। डी ऑप्शन सही है। आम किस देश का मूलज है? अफ्रीका का, मध्य अमेरिका का, इंडो बर्मन का, इनमें से कोई नहीं।
देखिए आम, ये किस देश का मूलज है? तो ये है इंडो बर्मन का, सी ऑप्शन सही है। कैंकर रोग किस फसल की चिंताजनक समस्या है? नींबू, संतरा, सेब, अनार। देखिए कैंकर रोग जो है कि ये क्या होता है कि ये जो है कि नींबू का सबसे महत्वपूर्ण रोग है, जो कि जीवाणु जो है कि कौन सा जीवाणु है? तो जैथोमोनस एक्सोनोपोडिस के कारण ये होता है। इसमें क्या होता है कि पत्तियां और फल जो है कि समय से पहले जो है कि झड़ जाते हैं, मतलब कि गिर जाते हैं। तो ये हो जाएगा नींबू। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, उपरोक्त सभी। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फ्रुक्टोज, बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है? अनुच्छेद 179 ख, अनुच्छेद 162 ग, अनुच्छेद 154 ग, अनुच्छेद 146 ख। पूछा गया था कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 179 के ख में लिखा गया है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। एंथोफोबिया किसका डर है? कुत्तों का, अग्नि का, अधिकारी का, पुष्पों का। एंथोफोबिया ये किसका डर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए मेरी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 श्री GS पॉइंट, और ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।